Hello everyone, welcome to EduTap. तो in today's session we'll be discussing the topic duties of a collecting bank. तो जब भी आप अपना चेक चाहे चेक हो चाहे कोई और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो जैसे कि प्रोमिसरी नोट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज आप अपने बैंक के पास लेके जाते हैं वो उसे कलेक्ट करता है, वो आपका कलेक्टिंग बैंक है। तो कलेक्टिंग बैंक को बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करने हैं कि वो गुड फेथ में एक्ट करे, नेग्लिजेंट ना हो चेक कलेक्ट करते समय या कोई भी और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करते हुए। तो यहाँ पे उसे स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अंडर दी सेक्शन 131। रॉन्गफुल कन्वर्जन के लिए कलेक्टिंग बैंक को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हो। रॉन्गफुल कन्वर्जन क्या है कि आपने किसी की प्रॉपर्टी पे गलत कब्जा कर लिया जहां पे उसका हक नहीं था। तो अगर कलेक्टिंग बैंक ऐसा चेक कलेक्ट कर ले जहां उसको नहीं कलेक्ट करना चाहिए था, तो वहां पे उस पर रॉन्गफुल कन्वर्जन का केस बन सकता है और वो लाइबल होगा पूरे पैसे मेन जो अकाउंट होल्डर था उसे वापस करने के लिए जिसके अकाउंट से पैसे कटे थे। लेकिन कुछ स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शंस हैं अंडर दी सेक्शन 131 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अगर वो कुछ कंडीशंस को फुलफिल करे, अगर वो कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है चेक या कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करते हुए, तो फिर उसे लाइबल ठहराया जाता है। तो सबसे पहले कलेक्टिंग बैंकर को गुड फेथ में एक्ट करना है, उसे बिल्कुल भी नेग्लिजेंट नहीं रहना है। जब भी कोई चेक या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आए उसे अच्छे से चेक करना है और पेमेंट सिर्फ अपने कस्टमर से ही रिसीव करनी है, यानी कि उस पर्सन का प्रॉपर केवाईसी हुआ होना चाहिए जिसका वो चेक कलेक्ट कर रहा है। अगर प्रॉपर केवाईसी नहीं हुआ है तो फिर कलेक्टिंग बैंक को नेग्लिजेंट माना जाएगा एंड ही विल बी लाइबल टू द थर्ड पार्टी। उसके बाद उसे चेक करना है कि जनरली क्रॉस्ड है चेक या फिर स्पेसिफिकली क्रॉस्ड है। तो अगर वो क्रॉसिंग के हिसाब से चेक को कलेक्ट नहीं करता है तब भी उसे लाइबल ठहराया जा सकता है और फिर उसे प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। अगर वो ऐसा चेक कलेक्ट करता है जो कि स्पेशली क्रॉस्ड है, किसी और बैंक का नाम है वहाँ पे, तो फिर वो लाइबल ठहराया जाएगा कि इसका तो यहाँ पे स्टेटस ही नहीं था उस चेक को कलेक्ट करने का। उसके बाद उसे प्राइमा फेसी जेन्युइननेस चेक करनी है चेक की। पेमेंट के लिए कलेक्ट करने से पहले सीटीएस क्लियरिंग सिस्टम के अंदर जो इमेजेस हैं वो पूरी तरीके से क्लियरली कैप्चर्ड होनी चाहिए हैं और सारा डेटा जो है अच्छे से चेक किया होना चाहिए। उसके बाद बैंक को चेक करना है कहीं कोई फ्रॉड के, फॉर्जरी के या टेम्परिंग के चांसेस तो नहीं है, कुछ ऐसा नज़र तो नहीं आ रहा है। और जहाँ पे भी हल्का सा शक हो वहाँ पे ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए है। और और अगर कुछ भी अपेरेंट होता है चेक को देख के कि यहाँ पे कुछ फॉर्जरी के चांसेस है, तो उसे फिर जो रिक्वायर्ड स्टेप्स है वो लेने चाहिए और चेक को पेमेंट लेके कलेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, बेसिक कंडीशंस कुछ बताई गई हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर, 131 सेक्शन के अंदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। लेकिन ये क्या क्या ड्यूटीज हैं जो एक कलेक्टिंग बैंक को फुलफिल करनी है, ये बहुत सारे केसेस के थ्रू इस्टेब्लिश किए गए हैं जिसके थ्रू कुछ और प्रोविजंस ऐड किए गए हैं कि ये ड्यूटी है कलेक्टिंग बैंकर की। तो जब भी अकाउंट ओपन करना है तो सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए चेक अकाउंट ओपन करते हुए। पहले तो क्या था, आपको कहीं से इंट्रोडक्शन लेनी पड़ती थी अपना बैंक अकाउंट खोलने के लिए, तब उससे रिलेटेड केसेस थे वो हम नहीं देखेंगे। लेकिन सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अभी भी रिक्वायर्ड होता है, पूरा केवाईसी नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है, पीएमएलए रूल्स को, केवाईसी डायरेक्शंस को फॉलो करना पड़ता है। और इनमें से कुछ भी अगर कलेक्टिंग बैंकर ने नहीं किया है तो फिर यहाँ पे वो लाइबल बनता है। कोई भी अगर अपेरेंट डिफेक्ट दिखता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर तो कलेक्टिंग बैंक को फिर उसके रिगार्डिंग स्टेप्स लेने हैं। मान लीजिए कि एक चेक है, वो है तो एम्प्लॉयर के नाम पे, लेकिन एम्प्लॉय उसे अपने अकाउंट में कलेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे अगर बैंक इस चेक को कलेक्ट करता है और एम्प्लॉयर से पूछने की कोशिश नहीं करता है, कि वेरीफाई करने की कोशिश नहीं करता है कि क्या एम्प्लॉय इसे अपने अकाउंट में कलेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, तो फिर कलेक्टिंग बैंक की गलती है। हो सकता है कि चेक है वो कंपनी के नाम पे हो और कंपनी का डायरेक्टर जो है वो उसे अपने पर्सनल अकाउंट में
कलेक्ट करना चाह रहा है, तो यहाँ पे भी कलेक्टिंग बैंकर की गलती है कि उसने इसको क्रॉस वेरीफाई नहीं किया है। एक केस ये हो सकता है कि प्रिंसिपल का जो चेक था वो एजेंट ने अपने अकाउंट में डलवा लिया, वो पैसा चेक कलेक्ट करवा के अपने अकाउंट में पैसा डाल लिया। अब यहाँ पे प्रिंसिपल आता है, बैंक के अगेंस्ट केस करता है और बोलता है कि मेरे नाम पे चेक था, आपने एजेंट के अकाउंट में कैसे डाल दिया। तो फिर यहाँ पे बैंक ने ये बोला कि प्रिंसिपल ने अलाउ किया था एजेंट को चेक को कलेक्ट करना। तो फिर यहाँ पे कोर्ट भी ये चीज वेरीफाई करता है, तो उसे भी पता लगता है कि प्रिंसिपल ने ये चीज अलाउ की थी कि एजेंट उसके बिहाफ पे चेक को कलेक्ट कर सके। तो यहाँ पे फिर बैंक की कोई लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप था। तो यहाँ पे बैंक लायबल नहीं होगा, अदरवाइज बैंक फिर लायबल होता है। फिर उसके बाद बैंक को ये भी देखना है कि कस्टमर्स के अकाउंट का स्टेटस क्या है। मान लो एक पर्सन है, उसकी सैलरी हर महीने 10,000 रुपए आती है, हर महीने 10,000 रुपए उसकी सैलरी आती है, बैंक का एक पुराना कस्टमर है। अगर उसकी एकदम से सैलरी 12,000 आने लग जाती है, नो इश्यूज, इंक्रीमेंट लग गया उसके अकाउंट उसकी सैलरी में। लेकिन अगर एकदम से 50,000 के चेक्स आ जाते हैं, 1 लाख रुपीस का चेक आ जाता है, सेम सैलरी होनी चाहिए थी या थोड़ा बहुत इंक्रीज होना चाहिए था, सेम ही कंपनी है, तो एकदम से 5 गुना या 10 गुना सैलरी कैसे आ गई है। तो कस्टमर्स के जो अकाउंट का स्टेट भी बैंक को देखना पड़ता है कि एकदम से इतनी सैलरी कैसे इंक्रीज हो गई है। तो अगर फिर भी इस केस में मान लो किसी की 10,000 से एकदम से 1 लाख सैलरी आने लग जाती है, तो बैंक को इसे वेरीफाई करना जरूरी है। अगर कल कंपनी आके बैंक पे केस करती है कि आपने 1 लाख का चेक कैसे डिपॉजिट कर दिया इसके अकाउंट में, तो यहाँ पे बैंक को नेग्लिजिबल माना जाएगा, नेग्लिजेंट माना जाएगा, और उस पे केस होगा और उसे लाइबल होना पड़ेगा सारा पैसा वापस करने के लिए, जो मेन कंपनी है उसको, क्योंकि यहाँ पे उसने कस्टमर की अकाउंट की स्टेट को नहीं देखा। ठीक है। उसके बाद नेग्लिजेंस ऑफ कलेक्टिंग बैंक इन कलेक्टिंग चेक्स पेबल टू थर्ड पार्टीज। अब यहाँ पे क्या है, मान लो एक पर्सन है, वो लिक्विडेटर की तरह काम कर रहा है, एक कंपनी का दिवालिया निकल गया, वाइंड अप हो रही है, वो लिक्विडेटर असाइन हुआ है। तो यहाँ पे अब जब भी एक कंपनी का कोई लिक्विडेटर असाइन होता है, तो एक लिक्विडेटर का अलग से अकाउंट बनता है, जिसमें सारा जो भी एसेट्स लिक्विडेट होती है उनका पैसा लिक्विडेटर के ऑफिशियल अकाउंट में आना चाहिए। अब ये लिक्विडेटर क्या करता है, अपने पर्सनल अकाउंट में सारे पैसे डलवा लेता है। वो जो चेक है जो लिक्विडेटर अकाउंट में जाने चाहिए थे, उसने बोला बैंक को कि देखो मैं ही तो लिक्विडेटर हूँ, मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो। यहाँ पे भी बैंक लाइबल होगा अगर वो पैसे डाल देता है उस लिक्विडेटर के पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि बैंक को ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई लिक्विडेटर असाइन होता है तो उसका एक ऑफिशियल लिक्विडेटर अकाउंट होता है, वो अपने पर्सनल अकाउंट में नहीं डलवा सकता। तो यहाँ पे भी अगर बैंक वो पैसे कलेक्ट करके, वो चेक कलेक्ट करके पर्सनल अकाउंट में डाल देता है, तो बैंक को यहाँ पे माना जाएगा कि उसने नेग्लिजेंट बिहेवियर दिखाया है और अच्छे से सारी इंक्वायरीज नहीं की हैं चेक कलेक्ट करने से पहले। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका चैप्टर नंबर 12 है वो आपका मेन टेक्स्ट वाला चैप्टर है, और चैप्टर नंबर 13 ऑफ मॉड्यूल ए एंड चैप्टर नंबर 14 है, इनमें केस स्टडीज दी गई हैं। तो ये आपको ज़रूर स्टडी करनी है, हमने थोड़ा सा ब्रीफली उन केस स्टडीज़ की बात की है। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं हेल्प फॉर द एग्जाम, आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 15 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो चुका है। जो क्लासेस निकल गई हैं उनके आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। अभी कूपन कोड लाइव 80 लगा के आप इसमें डिस्काउंट भी ले सकते हैं, एंड इट विल कॉस्ट यू अराउंड 2,500 रुपीज़। इसमें आपको लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट्स, टेस्ट सीरीज और सॉल्व PYQs सब कुछ मिलेगा। तो यू विल बी एबल टू, इट विल हेल्प यू टू क्वालिफाई जैब इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, ऑल दी 4 कंपोनेंट्स। अब हम कुछ MCQs कर लेते हैं। सेक्शन 131A ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक्सटेंड्स द प्रोटेक्शन ग्रांटेड टू अ बैंकर वाइल रिसीविंग पेमेंट ऑफ अ ड्राफ्ट, मेकिंग पेमेंट ऑफ अ चेक, एंडोसिंग पेमेंट ऑफ अ चेक, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। प्रोटेक्शन जो है, चाहे ड्राफ्ट हो, चाहे पेमेंट ऑफ चेक हो, एंडोसिंग पेमेंट ऑफ अ चेक हो, सब में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद है द कंडीशंस फॉर कलेक्टिंग बैंक टू क्लेम प्रोटेक्शन हैज बीन लेड डाउन अंडर। तो एक कलेक्टिंग बैंकर को जो प्रोटेक्शन मिलती है, कौन से एक्ट के अंदर कंडीशंस रखी गई हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, या फिर बैंकिंग कंपनीज रूल। तो यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर कंडीशंस दी गई हैं कि अगर बैंक ये कंडीशंस फुलफिल करता है तो उसे प्रोटेक्शन मिलेगी। तो यहाँ पे आंसर है सी। उसके बाद है इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर KYC document, the collecting banker can be held liable for collection of a fraudulent check on the grounds of negligence, connivance,
क्राइम या फिर एरोगेंस। तो ऑब्वियसली अगर केवाईसी नहीं करता है कलेक्टिंग बैंकर तो वो नेग्लिजेंट माना जाएगा। तो यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम एक केस स्टडी कर लेते हैं। XYZ बैंक, अ वेल नोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹10,000। एक बैंक को 10,000 का चेक मिला, ड्रॉन ऑन ABC कंपनीज अकाउंट। The check was deposited into Mr. Mohan's account at XYZ Bank. Mr. मोहन के अकाउंट में चेक डिपॉजिट हुआ। लेटर इट was डिस्कवर्ड कि जो चेक था वो स्टोलन था और ABC कंपनी ने क्लेम किया कि उन्होंने ये चेक कभी भी इशू नहीं किया था, ये चोरी किया गया है चेक। मिस्टर मोहन का अकाउंट तब तक 10,000 से क्रेडिट हो चुका था और उसने वो पैसा विड्रॉ भी कर लिया था। ABC कंपनी अब बोलती है XYZ को कि तुम इसे रीइम्बर्स करो, इस अमाउंट को रीइंबर्स करो, हमने तो ये चेक कभी इशू ही नहीं किया था। तो व्हाट इज द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर XYZ बैंक इफ इट फेल्स टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर इन कलेक्टिंग द चेक एंड इट टर्न आउट टू बी अ स्टोलन एंड फोर्ज इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे अगर ये प्रूव हो जाए कि XYZ बैंक जो था उसने रीजनेबल केयर एक्सरसाइज नहीं की है और ये जो चेक था स्टोलन और फॉर्ज्ड है, तो फिर XYZ बैंक को क्या करना होगा? XYZ बैंक विल नॉट बी लाइबल एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद मिस्टर मोहन, कि मोहन लाइबल है, XYZ बैंक नहीं है। XYZ बैंक लाइबल होगा, जितना भी चेक का अमाउंट है उसे ABC बैंक को कंपनी को पे करना पड़ेगा। XYZ बैंक विल बी रीइंबर्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर एनी लॉसेस। XYZ बैंक कैन होल्ड मिस्टर मोहन पर्सनली लाइबल। तो यहाँ पे देखो XYZ बैंक ने नहीं ना रीजनेबल केयर दिखाई, तो उसने वो कंडीशंस ही नहीं फुलफिल करी, सेक्शन 131 वाली नहीं फुलफिल करी, तो उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो XYZ बैंक विल बी लायबल। तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। यू कैन ऑल्सो सेंड अस मेल at hello@edutab.co.in or you can also call us on this number 8146207241. So that's it for today. Thank you so much.